रिकैप में बात नहीं करें। सबसे पहला हमने फॉर्मूला बताया था I बराबर है डी क्यू बाई डी टी। I बराबर है डी क्यू बाई डी टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला Q इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी फ्रॉम T1 टू T2। फिर मैंने ये बताया था कि अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो सीधे सीधे करंट इंटू क्या लगा सकते हो, टाइम इंटरवल, क्यों लगा सकते हो ना। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर आता है क्या है, तीसरा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बताया था ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ। चौथा फॉर्मूला बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई अपॉन एन ई ए। क्यों भाई, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन इज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ, और उसमें क्या हो रहा है, वी डी बराबर है आई अपॉन एन ई ए। आई है ना, आई अपॉन एन ई ए, दोनों को आपस में बराबर करो, दोनों को आपस में इक्वल करो, तो ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ बराबर किसके, आई अपॉन एन ई ए। क्यों, तो वी का क्या फॉर्मूला है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, है ना। और सॉरी यहाँ से v इक्वल्स टू है कितना, है ना, यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और साथ में आई लग गया। ये पूरा जो बीच में लिखा ये r लिखा है, v बराबर किसके है, r इंटू आई है। तो r का क्या फॉर्मूला होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। r बराबर है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है एम एल अपॉन इतना। फिर इसमें भी आप चले जाएं तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और एल अपॉन ए है, तो आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, ये होता है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हो गया, आर बराबर है रो एल अपॉन ए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके बाद बात हो रही थी ओम्स लॉ की। क्यों, बात हम लोगों की किसकी हो रही है, ओम्स लॉ की बात हो रही है, ओम्स लॉ की। ठीक, तो पहली बात तो मैंने बोला था कि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं होता है। होता है क्या, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं होता, V प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ होता है। क्यों, ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है। ध्यान रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ज़रूरी है समझना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या V इक्वल्स टू आर आई है। अब यहाँ पर जो R यूज़ होता है ये कांस्टेंट के तौर पे यूज़ होता है। क्यों, ये जो इस्तेमाल होता है ये कैसे यूज़ होता है, हाँ, ये कांस्टेंट के तरीके से इस्तेमाल होता है। R बराबर V अपॉन आई है, R बराबर है V अपॉन आई, और अगर V हम बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V कम करेंगे I कम होगा, दोनों का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद रहेगा, दोनों का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है। और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है, जब टेम्परेचर ना बदले, लेंथ ना बदले, एरिया ना बदलें, तब ये क्या रहता है बताओ, कांस्टेंट रहता है। लेंथ ना बदलें, एरिया ना बदलें, कुछ भी ना बदलें, तो ये क्या रहता है बताओ, कांस्टेंट रहता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट।
आ रहा समझ में कि नहीं? ये क्या रहता है बताओ? कांस्टेंट रहता है, इसलिए लिखा जाता है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। लिखा जाता है कि नहीं? क्या लिखा जाता है? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। ये जो है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, समझ में आ रहा है? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अब इन फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आता है? लेंथ है, एरिया है, टेम्परेचर है, तीन चीज़ें हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर है। तो ये है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका ओम्स लॉ होता है। और जिन मटेरियल में रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है उनको कहते हैं नॉन ओमिक। क्या कहा जाता है? तो दो टाइप के कंडक्टर हो गए। जैसे मैंने कहा था कि जिसमें ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो ये ओमिक कंडक्टर है ना? ओमिक्रॉन नाम से फीलिंग कुछ और आ रही है क्यों? तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू किसके है? आर के। टेन थीटा हमारा आर के बराबर है। टेन थीटा बराबर जो है वो आर के है ना? टेन थीटा हमारा आर के बराबर है। टेन थीटा इक्वल्स टू आर। इसको बोला जाता है ओम्स लॉ, दैट इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है ये ओमिक कंडक्टर है। और अगर यहाँ पर ये वेरिएबल हो जाए, मान लो वी और आई का आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, मान लो वेरिएबल है ऐसे, तो ये आपका नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक है। कर्व हो कैसा भी कर्व हो, कांस्टेंट ना हो, कर्व हो कैसा, भाई हम फिक्स नहीं कर सकते। कोई कहे सर ऐसा ही ग्राफ बनेगा नॉन ओमिक का, नहीं हम नहीं बता सकते। हो सकता है ऐसे बने, नीचे की तरफ कर्व हो और सिग्मॉइड शेप का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्यों? ओमिक नॉन ओमिक जो है आपका वो फिक्स नहीं होता है नॉन ओमिक में कि कैसा ग्राफ होगा। ओमिक का तो फिक्स है। अच्छा, नॉन ओमिक में जो आर होता है वो वेरिएबल होता है। हालांकि वेरिएबल इसको नहीं बोलते बेटा, इसको डायनेमिक बोलते हैं। सही शब्द है डायनेमिक रेजिस्टेंस। कभी भी आपसे कोई पूछे कि नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस कैसी होती है तो वेरिएबल बोल सकते हो, कोई कहेगा नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा इसमें देखो फिजिक्स में गलत सही वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ बार बार, इसलिए तो लोग हिम्मत कर लेते हैं, कोई भी पढ़ा लेता है, ठीक है ना? अभी बाकी सब्जेक्ट में थ्योरी इतनी होती है, आपको याद करनी पड़ती है। नहीं, ये फैक्ट है, आप लोग इसको ज़रूर टफ मानते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, थ्योरी बहुत कम है। अब जैसे ये पूरा चैप्टर आप अगर देखें ध्यान से, है ना, सिर्फ V इक्वल टू आई आर आपको क्लियर है, कैसे लगाना है ये क्लियर है, चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर आपका टिप्स पे है, आपको 15 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हर दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर हफ्ते आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। 4-5 मेन फार्मूले हैं आसान, और मेन फार्मूला V इक्वल टू आई आर है, उसको कैसे लगाना है वो सीखना है। अब आप बताओ किसको नहीं पता सीरीज़ में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है? सबको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जिस बच्चे की वीक भी है फिजिक्स उसको तो इतना तो पता ही है। V इक्वल टू आई आर सबको पता है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला ये पता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है ये पता है। तो भाई साहब कठिन कहाँ है? सब तो बताते चले जा रहे हो भाई, आप सब तो बताते जा रहे हो ना, तो फिर कठिन कहाँ है? कठिन सिर्फ है दो लोगों के लिए, जो लोग रेगुलर पढ़ते नहीं हैं। एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, और दूसरा जो होता है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट। जिनकी कैलकुलेशन वीक है, जो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको फिजिक्स हमेशा टफ लगेगी। सारी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जिनकी कैलकुलेशन वीक होती है। वो बोलते हैं मेरे फिजिक्स पे सम नहीं समझ। फिजिक्स नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन गड़बड़ है। मेन बात करो ना, बीमारी तुम्हारी यहाँ है। तुम ये मत कहो कि पैर में दर्द हो रहा है, दर्द तुम्हारे सिर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? प्रॉब्लम तुम्हारी कैलकुलेशन की। अब हम बोलते इसलिए नहीं कि बच्चों को बुरा लग जाएगा, ले सर हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। उन बच्चों को फिजिक्स हमेशा, वरना बाकी लोगों का बेस वीक है, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, 15-20 दिन में सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, सारे टर्म समझ में आने लगते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम हमारी? कैलकुलेशन नहीं हो रही है। आप घुमा फिरा के बातें बोल रहे हो, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, फॉर्मूले वैल्यू रख दे तो समझे में नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या करें। मेन प्रॉब्लम ये है। अब आपको मैंने मूल बात बताई है। तो आप जब भी हमारे पास आते हो कहते हो मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, तो मैं बोलता नहीं हूँ, सुन लेता हूँ, लेकिन हमको पता समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई बेवकूफ़ बच्चा नहीं होता जिसको समझ में ना आए और रोज़ आगे बैठ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकल लेगा दूसरे बाबा के पास। तो बेसिक है ना, और नहीं देखेंगे।
सर्टिफाइड तो बहुत रेयर मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको सब समझ में आ रहा, सिर्फ दो बातें हैं। एक तो आप रेगुलरली उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, रेगुलरली उसको दीजिए 1 घंटा आधा घंटा जो आप सेट कर लें। और दूसरा आप कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। वो हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं करा सकते, इसलिए क्योंकि भाई आप एक क्वेश्चन हमसे पूछोगे, एक की कैलकुलेशन में बता दूंगा, नए क्वेश्चन में नए टाइप की कैलकुलेशन होगी, तो फिर आपको थोड़ा सा तो अपने आप से करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपकी एफिनिटी ना होना फिजिक्स से आपको विरक्त बनाती है, मतलब आपको मन नहीं लगता फिर उसमें। आ रहा समझ में कि नहीं? कितनी साहित्यिक बात कहते हैं। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, आपको लगाव नहीं है किससे, बोलो कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन करना आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको फिजिक्स खराब लगने लगती है। आपको कैलकुलेशन करना, आप जैसे मान लो हमें कोई चीज़ लिख गई तो कैलकुलेट करने में अच्छा लगता है, तो हमें फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। अगर कल को हमको अजीब लगने लग जाए मान लो, तो हमको भी ठीक नहीं लगेगी। तो ये सबके साथ नियम लागू होता है। और ये मान के चलिए फिजिक्स आसान है, क्योंकि फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लाने वाले आपके उसमें कम से कम, नहीं तो मैंने बोला था शुरुआत के जो अंडर 700 के ऊपर वाले हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों के हैं 170 से 180, 720 वालों के तो है ही हैं। अभी आप IIT का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, टॉप के जितने बच्चे हैं अंडर 100 में 100 बच्चों के ऊपर को उठा के देख लीजिए, आपको शायद 1 या 2 बच्चा शायद मिलेगा जिसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 होंगे या फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जेईई मेंस का पेपर बोल रहा हूँ, 25 का होता है, 100 नंबर का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत रेयर मिलेगा एक का दुक्का बच्चा। IIT का स्टूडेंट जो IIT की तैयारी करता है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, उसके खुद के अपने सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते हैं पूरे में पूरे, और बायोलॉजी के स्टूडेंट के फिजिक्स में पूरे पूरे आ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है। और नीट का जो लेवल है बहुत आसान है, बहुत इजी लेवल का पेपर आता है। लोगों की बातों में मत जाया करो, लोग कह देते हैं टफ पेपर आया था, बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ नहीं, धंधा चलाना तो डराओ सामने वाले को, ये भी एक धंधा चलाने का तरीका होता है। सामने वाले को डरा दो, पेपर बहुत टफ था, आदमी आएगा, सर कितनी दे दें फीस, भाई इतनी दे दो भाई साहब। नहीं समझना, ये डर है, डर से निकलिए, है ना, डर से आप बेवकूफ़ बनोगे। फिजिक्स बहुत आसान आती है, बस आप थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाओ, रेगुलर टाइम दो, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन को थोड़ा अपने एंड से भी, बैठे हैं 2 अंक इधर लिख लिए 2 इधर लिख के मल्टीप्लाई करने लग जाइए, आदत पड़ेगी। कुछ भी नंबर लिख लो, रूट निकालना शुरू कर दो, मतलब आदत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब तक आदत नहीं पड़ेगी, जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक आपका यही होगा। आप कहोगे फिजिक्स वीक फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो आपको समझ में आ ही रही है, वो तो मैं जान रहा हूँ, चेहरे से पता चल जाता है किसको आ रही किसको नहीं आ रही। प्रॉब्लम सिर्फ 2 आती है जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल राज की बात है। एक आपका रेगुलरिटी नहीं है, आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ी फिजिक्स, फिर लेके बैठ गए तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। दूसरा कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक है, अब लिख दी सारी वैल्यू रख दी, अब सॉल्व हो नहीं रहा भाई साहब, तो अब क्या करें? एक ही चीज़ होती है, कॉपी बंद करके आदमी निकल ले, कुछ और करने लग जाए। तो ये सबके साथ होता है, समझ में आ रहा है? तो ये काम ध्यान रखिए। क्या करोगे बोलो? ये 2 चीज़ों को धीरे धीरे दूर करो, है ना, महीने भर भी। लेकिन ये जितनी भी समस्याएं हैं अगर आप दिल से करोगे तो 15-20 दिन 1 महीने में दूर हो जाती है। तब भी नहीं दूर हो रहे, इसका मतलब आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। बता तो रहे, जैसे बहुत सारे लोग आते सर लैंग्वेज नहीं क्वेश्चन की समझ में आ रही, आपने प्रयास ही नहीं किया। वरना कितना भी हिंदी मीडियम का घनघोर हिंदी मीडियम का आदमी हो तो भी 15-20 दिन में उसको सारे शब्द समझ में आने लगते हैं, एप्सिलॉन नॉट है, ये फलाना है, डेका, सब समझ में आने लगता है। 15-20 दिन, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 22 साल हो गए इस फील्ड में, इतना लोगों को देखा, इतने गधे बच्चों को देखा, तुम लोग तो फिर भी ठीक हो। तो 15-20 दिन में समझ में आने लगता है कि क्या लिखा है। आपको नहीं आ रहा है अभी भी, इसका मतलब आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। प्रयास तो करो, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। प्रयास करोगे तो हिंदी इंग्लिश की दिक्कत 15-20 दिन बहुत ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं होती। हाँ, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूर टाइम लगता है, उस समय 1 दिन में नहीं होता है, क्योंकि आपने 3 साल बर्बाद किए हैं, तो 3 साल का 1 दिन में तो हो नहीं जाएगा, 1 महीने में हो नहीं जाएगा। 3 साल समझेगा कौन से? 6th 7th 8th। अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी समझा रहे हैं? जिस बच्चे ने 3 साल ये बर्बाद किए हैं उसकी कैलकुलेशन वीक है। आप ये ना सहोगे आपके 11th 12th कमज़ोर था, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। कैलकुलेशन नहीं हो रही, 6th 7th 8th गड़बड़ है आपका, क्योंकि सारी कैलकुलेशन की जो बेसिक है वो 6th 7th 8th में ही कराया जाता है। आपने उस समय पढ़ाई नहीं की है, ध्यान से सोचो। हाँ, स्कूल बस प्रमोट हुए हो, एक क्लास से दूसरी क्लास गए हो, कैलकुलेशन नहीं हुई। तो वो जो 3 साल जो है वो समझाए जाते हैं, वो 3 साल बहुत रूट होता है, वो रूट अपना गड़बड़ है। 6th 7th 8th अब आप किसी कोचिंग में उम्मीद तो नहीं कर सकते हो 6th 7th 8th का पूरा पढ़ाएगा बैठ के।
तो आप अपने एंड से प्रयास करो, जितना बढ़िया होगा, जो हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, मना थोड़ा कर रहे हैं भाई। कैलकुलेशन कोई आता है आप में से पूछने तो कहीं मैंने मना किया है बताओ? मना मैं कभी नहीं करता हूँ। बस बात ये है कि भाई हमारी लिमिट है, हम एक कैलकुलेशन को एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, क्यों? लेकिन अंत में करना तो आप ही को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये तो चिपक गया भाई। चलिए, तो इसमें क्या है, अब आगे आइए, नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, बुकलेट निकालिए। हेडिंग लिखें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अच्छा वेक्टर फॉर्म नहीं बताया अभी, अच्छा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। इंक जरा मंगा दे यार ब्लैक वाली जा करके, दोनों मार्कर खाली हैं ब्लैक वाले लगभग। तो यहाँ पर जो है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे? V इक्वल्स टू आर आई है, V इक्वल टू आर क्या होता है बेटा? रो एल अपॉन ए, आई हो गया। सब कुछ बाईं तरफ ले आओ तो रो अपॉन है ना, V अपॉन रो एल और आई अपॉन ए आ गया। आई अपॉन ए जे होता है, 1 अपॉन रो सिग्मा होता है और V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जे का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सिग्मा इंटू ई होता है। जे का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सिग्मा इंटू ई होता है। ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद आइए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, temperature dependence of resistance. When temperature is increased, when temperature is increased, electrons collide, electrons collide more frequently when temperature is increased. When temperature is increased, electron collide more frequently. Electrons collide more frequently, so relaxation time, so relaxation time decreases.
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ये लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, देयरफॉर कहाँ भर के लाया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इससे अच्छा तो वही चल रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर यार चले जाओ, उसे कह दो वही वाला दे दो भर के, तुम ये रख लो कह दो। हाँ भाई, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करेगा। मिटा दें, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये बात हो रही बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स की, किसकी बात हो रही है, मेटेलिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की नहीं हो रही, उसमें डिक्रीज होती है, उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आर थीटा बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर गामा थीटा की पावर 3, ये पूरा सीरीज होती है। क्या होती है, ये सीरीज होती है, ये पूरी की पूरी जो है वो सीरीज होती है। आर थीटा का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट क्या होता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर थीटा बराबर है आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। तो आर थीटा इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर प्लस गामा थीटा क्यूब प्लस सो ऑन। यही तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है इसमें। अब इसमें आपको एक बात बताएं, देखो जैसे जैसे आप, ये सीरीज़ है पूरी लिखी हुई है ना, ये भी आप जाने तो बहुत आसान होती है सीरीज़ लिखना। आप लोगों को लगता होगा बड़ा कठिन है, सीरीज़ लिखना बहुत आसान होता है। कैसे, पहला टर्म 1 है, अगले टर्म में आइए तो अल्फ़ा है और थीटा है, थीटा की पावर 1 है, समझ में आ रहा है। अगले टर्म में जाओगे तो थीटा की पावर, और आपको मज़ेदार बात होता है अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होती है, नहीं समझ में आ रहा है। अल्फ़ा जो होगा वो बीटा से ज़्यादा होगा, इस सीरीज़ का रूल होता है। एक टर्म बढ़ेगी दूसरी टर्म घटती है। शुरू में देखो दोनों टर्म नहीं है, शुरू में देखो कोई टर्म नहीं है, अगले वाले में जाओ अल्फ़ा थीटा दोनों की पावर 1 है, अगले वाले में आओ बीटा थीटा की पावर 2 है ना, तो थीटा बढ़ा तो बीटा पक्की बात कम हुआ होगा, तो बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से कम होती है। और आगे जाओ, यहाँ पर थीटा की पावर क्या है 3, तो इसका मतलब गामा बीटा से भी कम होगा। इसलिए करते क्या हैं, इनको आगे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आगे वाले टर्म को क्या कर देते हैं बताओ, नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। नहीं समझ में आ रहा है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखना इधर, पहली बार में a की पावर 2 है, b यहाँ कहीं आता पता नहीं है था पता। अगले वाले स्टेप में आओ a की पावर 1 b की पावर 1, अगले वाले स्टेप में आओ b की पावर 2, ये गायब है। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है बताओ, a की वैल्यू घटती जा रही है, b की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। कल को यहाँ क्यूब लगा होता, नहीं समझ में आ रहा, तो शुरुआत में a क्यूब आता, फिर a स्क्वायर आता, लास्ट में a आता, फिर खत्म हो जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। शुरुआत में b की वैल्यू 0 होती पावर, बाद में b की पावर 1 आती, फिर 2 आती, आखिरी में 3 आता। देख लेना a प्लस बी का होल क्यूब, यही होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b a स्क्वायर, है ना, नहीं बढ़ा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3
BA² है ना, B² इंटू A और प्लस लास्ट में B³ होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऐसे होता है, ये सीरीज़ है, किसी ने ठीक से पढ़ाई नहीं, वरना रटना ना पड़ता है ना। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है ना, वो ऐसी चलती है। 2 है ना, तो A की पावर 2 से शुरू होगा, ख़त्म B की पावर 2 पे होगा, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे कोई सीरीज़ हो। ये रूल होता है, एक टर्म बढ़ती है, एक टर्म क्या होता है, घटता है। और जैसे जैसे देखो आगे बढ़ोगे, बीटा गामा किसी से पूछ लो पलट करके क्यों काम हो रहा है, बता ना पाएगा, इसलिए तो कहते हैं सर्टिफाइड। तो बेसिकली क्या होता है, और काहे का मतलब है बताओ, घमंड काहे का है? घमंड इसी बात का तो है, ये और काहेगा। फिर कहो ये सब होने के बाद भी ना करो, अब इतने हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं भाई, हम भी घमंड करेंगे। तुम कहते हो हमारे पास कोट है ये वाला, तुम घमंड करते तो हमारे पास तो इतना सब है, तो हम ना करें भाई, सीधी सी बात है। आदमी जो है जाकर के सामान खरीद लाता है, एक मोबाइल 15,000 का, घमंड में मोहल्ले वालों से बात नहीं करता ठीक से। कहीं वो आई फ़ोन ले लिया तो भाई साहब है ना, हे दृष्टि से देखने लगता है, अरे कीड़े मकोड़े लोग हैं भाई, 70,000 का फ़ोन लेके आया है, तो पड़ोस भाई आस पड़ोस वालों को कूड़ा मकोड़ा समझने लगता है। तो हम तो ये बता रहे हैं आपको, वो तो 70,000 के, जाने कितने करोड़ की चीज़ है ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो इनको कॉफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट में फ़र्क पता है कि नहीं पता है? अगर वेरिएबल के साथ लिखा हो तो उसको कॉफिशिएंट कहते हैं, अकेला लिखा हो तो कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो लिखा है 5 तो कांस्टेंट है, 5x लिखा दिए कॉफिशिएंट है। अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाता तो उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 6, 7, 8 ये यही तो मिसिंग है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये आपका कांस्टेंट है और ये कौन है बताओ, कोएफिशिएंट है। अब ये अल्फ़ा बीटा, आपसे पूछे अल्फ़ा क्या है, आप बक्के से बोल दे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्यों? टेम्परेचर के पहले लिखा है ना। किसके पहले लिखा है? जिसके पहले लिखा होता है उसका कोएफिशिएंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स के पहले लिखा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई के पहले लिखा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जिसके पहले लिखा होगा उसका कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट। एक होता है एफिशिएंट मतलब प्रभावी, को प्रभावी, साथ में ये भी प्रभावी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? कोएफिशिएंट मतलब को मतलब साथ में, एफिशिएंट मतलब प्रभावी। तो एक्स के साथ ही ये प्रभावी है, अकेले प्रभावी नहीं है ये, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक होता है कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 है, 5 का क्या बिगाड़ लोगे, तोड़ के 4 तो बना ना दोगे। नहीं समझ में आ रहा? 5 तो 5 है नहीं, वो एक प्रोसेस हो गई। 5 जो अकेला 5 कहीं पर लिखा तो उसको 5 के तोड़ के तो मुंडी हटा के 4 तो बन ना जाएगा, या तो रहेगा 5 रहेगा या तो नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधे उसको तोड़ोगे तो बेकार ही हो जाएगा। 100 का नोट है, उसको फाड़ करके 2 50 के थोड़ा बन जाएंगे भाई। वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट डिनोमिनेशन है। अगर आपने उसको तोड़ा 2 हिस्सों में, क्या 50 के बनेंगे? नहीं, वो कांस्टेंट है। तोड़ोगे खराब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट होता है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। क्या आता है उसका डिफरेंशिएशन बताओ? 0 आता है ना। अब मैं गलत कह रहा हूँ बताओ? और फिर कहोगे लोग सर घमंड की बातें करते हैं, तो ये सब पता है तो घमंड तो करेंगे भाई। हम कैसे दूसरे लोगों से बात करें सामान्य तरीके से? तो इनको कर दिया नेग्लेक्ट। तो यहाँ से आर थीटा बराबर क्या आ गया बताओ? R0 1 प्लस एल्फा थीटा। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ठीक है ना। हम लोग इतना ही लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये फॉर स्मॉल टेम्परेचर्स ही होगा। ये बहुत ज़्यादा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा लिए तो ये फॉर्मूला आपका बेकार हो जाएगा। फॉर स्मॉल टेम्परेचर सही है, फॉर स्मॉल टेम्परेचर सही है, फॉर स्मॉल टेम्परेचर्स। एक्सक्यूज मी, हो गया? अच्छा एक बात और बताएं, अगर जरूरी नहीं आपको 0 डिग्री दिया हो, है ना, जरूरी नहीं आपको 0 डिग्री दिया हो, आप ये भी कर सकते हैं लेट R0 आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये भी चल जाएगा। R0 आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है तो R थीटा बराबर क्या मिलेगा? R थीटा की जगह R ले लेना, R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। R है फाइनल रेजिस्टेंस, है ना, और डेल्टा थीटा हो गया चेंज इन टेम्परेचर।
एल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लिख देते हैं इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 0 से दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो जहाँ से दिया वहाँ से भी कर सकते हो शुरू, है ना, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग अल्फा डेल्टा थीटा ले लेते हैं। R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में बैठा लो, बाद में इसको रटना जरूरत नहीं, एक बार सीख लिया बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई कहेगा नहीं बार बार आपको करना, नहीं। अब यहां देखिए आप R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे R नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 ओम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्फा दिया है 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ लिया फाइंड रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, करिए फाइंड रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही। आर का फॉर्मूला लगा दो, आर नॉट, आर का फॉर्मूला लगा दो आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू आ गई 10, आर नॉट की वैल्यू आ गई देखो 10, ठीक है, और 1 प्लस एल्फ़ा है ना, एल्फ़ा की वैल्यू है 0.005, टेम्परेचर का चेंज 50, क्यों भाई 10 डिग्री से शुरू करोगे ना तो 60 तक जाना है। आर बराबर है, चेंज तो समझ में आया ना, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा 60 माइनस 10 50 आएगा, ये आ गया देखो 10, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आएगा, क्यों, तो आर बराबर आएगा 10 और 1.25 आएगा, तो आर इक्वल्स टू 12.5 ओम आएगा, ये होता। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये मेटलिक कंडक्टर के लिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, किसी को करिएगा नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, खुद कंफ्यूज होंगे मोहल्ले भर को कंफ्यूज कर दें। अब आधा मोहल्ला आगे खड़ा हो जाता है, सर समझ में नहीं आया, अब बड़ी समस्या, बाद में पता चला शुरुआत एक ने की थी, इनको कोरोना वायरस जैसा होता हाल, एक को हुआ पूरा मोहल्ला इन्फेक्टेड, पूरे को सील करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए एल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए और नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। एल्फा होता है पॉजिटिव मेटल्स के लिए और नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। एल्फा है पॉजिटिव मेटल्स के लिए और नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। पॉजिटिव होगा मेटल्स के लिए और नेगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। पॉजिटिव मेटल्स का होता है और नेगेटिव किसका होता है, नॉन मेटल्स का।
अब आप एक बात सोचिए, नॉन मेटल में एक ही है जो अपने मतलब का है, वो है ग्रेफाइट। नॉन मेटल में केवल एक ही अपने मतलब का है, ग्रेफाइट। मतलब का इसलिए क्योंकि सॉलिड भी है और कंडक्टर भी है ना। भाई ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, सॉलिड है, कंडक्टर है, तीनों अपने की ज़रूरत के हिसाब से हैं। क्यों? तो इसलिए जो है यहाँ पर जो अल्फ़ा आपका है वो निगेटिव होता है नॉन मेटल के लिए। अब जैसे आप एक बात सोचिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं कि मान लो एक आपने कंडक्टर बनाया और इस कंडक्टर का एक हिस्सा मेटल है और दूसरा हिस्सा नॉन मेटल है ना। मान लो ये अल्फ़ा 1 है, इसका अल्फ़ा 2 है, अभी माइनस बाद में रखेंगे। इसकी स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस R01 है और इसकी स्टार्टिंग की कितनी है, R02 है। तो अब आप देखिए, जब आप टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 थीटा प्लस ये क्या मिल गया, R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 थीटा मिला कि नहीं मिला। अब आप दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू सोचिए, अगर मान लो R कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है, काहे कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट क्यों है, वाई? क्योंकि इसका अल्फ़ा प्लस में, इसका अल्फ़ा किस में है। अगर एक का बढ़ा तो दूसरे का कम नहीं होगा भाई, घटेगा। एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, बढ़ना घटना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये भी संभावना है कि बढ़े ही ना, पता ही नहीं चले बढ़ा है कि घटा है। क्यों? रेजिस्टेंस क्या हो जाए बताओ, कांस्टेंट हो जाए। अगर ये कांस्टेंट हो गई तो dr अपॉन डी थीटा क्या करोगे, ज़ीरो। और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करके करोगे तो R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 बराबर किसके आएगा बताओ, ज़ीरो के आएगा कि नहीं आएगा। R01 अल्फ़ा 1 क्या होगा प्लस R02 अल्फ़ा 2 बराबर किसके आएगा बताओ, ज़ीरो के आएगा कि नहीं आएगा। R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 मिला करके क्या हो गया बताओ, ज़ीरो आ गया कि नहीं आ गया। R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 मिला करके क्या हो गया बताओ, ज़ीरो आ गया कि नहीं आ गया। बना लो इसको, R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 मिला करके ज़ीरो हो गया यहाँ पे। हो गया R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का सम। ये वो कंडीशन है जब दोनों को मिलाने के बाद रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन कई गाइडों में मैंने देखा है लिखा हुआ, वो लिख देते हैं कि जो एलॉयज़ हैं उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रहा है? वो गलत लिख देते हैं। एलॉय में भी कैसा एलॉय होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल का, पहली बात। दूसरी बात, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नॉन मेटल मेटल मिला दिया तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगी, नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी वाली, पहली वाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? ये जो हमारी कंडीशन है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं लग रही तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी। याद रहेगी बात कि नहीं रहेगी। तो ये बहुत सिंपल सी तरीका है। क्यों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ऐसे करना है इसको। तो R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, ज़ीरो। आ गया समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये आपका मेटल है अल्फ़ा 1, नॉन मेटल अल्फ़ा 2। जैसे एक क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया जाए कि ये मान लो पहला वाला पार्ट आयरन का है और दूसरा वाला पार्ट ग्रेफाइट का है। इसकी स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी स्टार्टिंग की निकालनी है। अल्फ़ा 1 आपका 0.0052 है और अल्फ़ा 2 कितना है, -0.0003 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बताओ R02 कितना होगा, R02 कितना होगा, नोट कर लीजिए।
आयरन है, ग्रेफाइट है, R02 पूछ रहा, और ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है, ऐसा गिवन है। ऐसा गिवन है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक। कितने लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और इनमें से कितने लोगों ने कुमार मित्तल पढ़ी हुई है? पढ़ी है? उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जाके देख लेना। 2002 में कि स्कूल में पढ़ाया था, तब से रटा है हमको, नहीं समझ में आ रहा। यूपी बोर्ड की किताब का क्वेश्चन है, कुमार मित्तल का 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। अब नए एडिशन भले आगे पीछे हो गया हो अपने है। हाँ, शुरुआत में वहीं मैंने देखा है। अरिहंत तो बहुत बाद में पब्लिकेशन आया, 4 में तो पब्लिकेशन लॉन्च हुआ है। अरिहंत पब्लिकेशन जो लॉन्च हुआ 2004 में हुआ, उसके पहले था ही नहीं। हाँ, 104, वेरी गुड। तो R01 अल्फ़ा 1 क्यों, R02 अल्फ़ा 2 आ गया कि नहीं, इक्वल टू 0 है। R01 अल्फ़ा 1 कितना हो गया, 6 और 0.0052 है ना, और प्लस R02 निकालना है और माइनस .0003 इज इक्वल टू 0। यहाँ चला गया तो ये आ गया 6 इंटू .0052 बराबर R02 .003। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे क्या है, हटा दो डेसिमल इधर से, ये आया 3 दूनी 6, तो R02 बराबर क्या है, 104 ओम आया कि नहीं आया, छाप लो। समझ में आ गया? तो अगर मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर के एक कंडक्टर बना दिया जाए तो भाई कैसे ये चेंज होगा, ये या नहीं चेंज होगा, ये मैंने आपको बताया है। टेम्परेचर डिपेंडेंस समझ में आ रहा सबको कि नहीं, एवरीवन, है ना। अभी बात हो रही है बेटा मेनली मेटलिक कंडक्टर की, ये तो एक एग्जाम्पल बीच में आ गया तो अपन ने बता दिया इसमें। इसके बाद आइए, एक क्वेश्चन दिया है पीछे, देखिए इलस्ट्रेशन 3 नंबर पे है। ये V है, ये I है, और 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक T1 टेम्परेचर पर, एक T2 पर है, एक थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं? इलस्ट्रेशन देखिए 3 नंबर का है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राफ बना हुआ है, 2 अलग अलग टेम्परेचर पर बना है। अच्छा, कैपिटल T लिखने का बच्चा मतलब होता है केल्विन में टेम्परेचर, किस में होता है, हाँ केल्विन में टेम्परेचर होता है, किस में होता है, केल्विन में, बाकी सेम है सब कुछ। अच्छा, केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर का चेंज बराबर होता है, तो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर्मूला लेके चाहे केल्विन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा, दोनों में चेंज बराबर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो चेंज होगा वो 1 केल्विन के बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में अलग होता है ना। चेंज जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर, वो बराबर होता है दोनों में। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करोगे तो 1 केल्विन का चेंज बराबर होता है। तो आपका T1 T2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप θ1 θ2 जैसे करते तो वैसे ही मान लो। अब इसने पूछा है कि T2 माइनस T1 बताइए किसके प्रोपोर्शनल है। T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछ रहा है। बनाइए क्वेश्चन। T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू, T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है, T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू।
T2 minus T1 is proportional to T2 minus T1 is proportional to हो गया। T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू। अब बात मत करें, इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पे जो पहली रेजिस्टेंस निकलेगी R1 वो tan थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? हाँ, ये देखो पहली बार जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये थीटा है ना, तो ये आपका R1 है tan थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है? ये 90 माइनस थीटा है। तो R2 क्या मिलेगा बताओ? R2 जो मिलेगा 10 और 90 माइनस थीटा होगा, ये आपका कॉट थीटा आ जाएगा। क्यों? R2 जो आएगा वो कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। R2 जो हमारा है वो कॉट थीटा के बराबर आएगा। क्लियर है? R1 है और R2 है। R1 tan थीटा है, R2 हमारा कॉट थीटा है ना। अब R2 माइनस R1 हमें करना है, तो ये आएगा R2 माइनस R1 अगर करना है तो ये आएगा कॉट थीटा और माइनस tan थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस tan थीटा, कॉट थीटा माइनस tan थीटा। R2 माइनस R1 कॉट थीटा माइनस tan थीटा। R2 माइनस R1, R2 की जगह लिख सकते हो R0 1 प्लस एल्फा T2 माइनस R0 1 प्लस एल्फा T1, और ये आएगा कॉट थीटा माइनस tan थीटा। हो गया। यहाँ पे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा R0 एल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो ये आएगा R0 एल्फा और T2 माइनस T1 क्या मिलेगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होगा। अब यहाँ रुक कर के दो फॉर्मूले देख लीजिए। पहला फॉर्मूला है cos 2 थीटा, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा बाई 2 होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा बाय 2 होता है। आ रहा समझ में कि नहीं? अब उठा कर के यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा, देखो R0 एल्फा T2 माइनस T1 क्या मिला? ये बोलो कॉस 2 थीटा, और ये क्या मिला? साइन 2 थीटा बाई 2 मिला। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। क्या होता है ये? कॉट। तो ये आ जाएगा 2 कॉट 2 थीटा। तो R2 माइनस R1 किसके T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया बताओ? T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा। किसके प्रोपोर्शनल है? कॉट 2 थीटा। लिख लो, अभी एक बार और समझाते हैं।
लिख लिया। लिख लिया। जो T2 माइनस T1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यों? हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो है फिर से आप समझ लो इसमें कि दो रेजिस्टेंस है। देखो ये T2 टेम्परेचर पर है, ये कितने पर है? T1 टेम्परेचर पर। तो आप माइनस कर लो दोनों को। R0 1 प्लस एल्फा T2 माइनस R0 1 प्लस एल्फा T1 आ गया। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कर लो, निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे। अच्छा, इसके बाद देखिए उसमें एक नाम लिखा होगा थर्मिस्टर। एक नाम होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है बेटा? थर्म प्लस रजिस्टर। थर्म प्लस रजिस्टर, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। जो टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? थर्मिस्टर बोला जाता है। टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। हाँ, उसके बाद बताइए। थर्मिस्टर, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर का मतलब थर्म प्लस रजिस्टर। थर्मिस्टर मतलब थर्म प्लस रजिस्टर, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। एक्चुअली में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें अल्फ़ा बहुत तेज़ चेंज होता है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी होती है कि बहुत तेज़ वेरिएशन होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा तुरंत पता चल जाएगा। अब जैसे कुछ मटेरियल है, आयरन मान लो फॉर एग्जांपल। अब आयरन में छोटा मोटा टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बोलो, टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा भी चेंज होगा उसमें फ़र्क समझ ही में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ भी है। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ तुरंत चेंज पता चलता है, तो उनको कहा जाता है थर्मिस्टर। थर्म प्लस रजिस्टर। इनको हम लोग थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं बताओ? थर्मोमीटर में यूज़ होता है। याद रहेगा कि नहीं? फिर उसके बाद आता है बेटा सुपर कंडक्टर। एक नाम आता है सुपर कंडक्टर। याद रहेगा, एक नाम आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक्चुअली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली तो बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटती है। अब आप कल्पना करिए, लोगों ने सोचा कि भाई टेम्परेचर को हम फॉल करते हैं, करते करते देखते हैं आखिर किस टेम्परेचर पे जाके जीरो हो रही रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो। सुपर कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है बताओ? ज़ीरो। ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज़ीरो है, उसको क्या नाम दिया जाता है बताओ? हाँ, सुपर कंडक्टर नाम दिया जाता है। याद रहेगा? नहीं, पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसे ज़्यादा कम टेम्परेचर पर पॉसिबल है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मरकरी की बात करें तो मरकरी को जब देखा गया है तो लगभग 4.4 केल्विन पर जाकर के सुपर कंडक्टर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? 4.4 केल्विन का मतलब होता है लगभग जाकर के माइनस में 269 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माइनस में यहाँ अपनी 5 डिग्री में तो हालत ख़राब हो जाती है। अब -269 डिग्री सेंटीग्रेड कल्पना करिए कितना लोअर टेम्परेचर है।
इतना कम टेम्परेचर है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हम कहीं पर देंगे या रख पाएंगे। भाई हमारी सुपर कंडक्टर जो है बनाने के पीछे की वजह क्या है? सुपर कंडक्टर भाई हमारी एलईडी बनाने की वजह क्या है पीछे? कि सबसे पहले बल्ब लगता था, बल्ब में हीट ज़्यादा डेवलप होती थी, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता था, यही तो था। तो भाई वो बन गया, क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट बनी, है ना। इसको आप लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब भी कहते हैं। ट्यूब बनाई गई, उसमें एनर्जी थोड़ा और कम हुई, लॉस, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी बहुत लॉस होती थी। अब आ गया भाई CFL से घटते घटते कहाँ तक पहुँच गए हैं, LED आ गया। अब LED में मतलब मान के चलिए जो रोशनी आपको 9 वाट की LED देती है उतना आपको 100 वाट का बल्ब देता था। तो 100 और 9 कितना % कम हुआ, आप भी सोचो, 91% बचत हो गई आपकी, अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें सीधा सीधा। हालांकि होता नहीं है, 30% 70 का रेशो होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के बचत हुई कि नहीं हुई। अब साइंटिस्ट इसी जुगाड़ में लगे रहते, एनर्जी को बचाएं। एनर्जी ही लाइफ को सस्टेन किए है, तो जितना एनर्जी को हम सेव करेंगे उतना लाइफ आगे लंबे समय तक चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई एनर्जी का लॉस होता है तो चीज़ें नुकसान होती हैं। तो आप भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी यूज़ करते हैं। अब आपकी अगर कार की एफिशिएंसी कम है, आपकी बाइक की एफिशिएंसी कम है फ्यूल की, तो ज़्यादा आपको तेल डालना पड़ेगा। तो ज़्यादा आप पेट्रोल खरीदोगे, तो कंपनियां ज़्यादा निकालेंगी गड्ढे से। एक तेल के कुएँ होते हैं, गड्ढा, उससे निकाला जाता है। तो मेरा कहने तो ज़्यादा निकालेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा एवरेज की गाड़ियाँ बनाई जाने लग गई, है ना। 100 सुपर की एवरेज की गाड़ियाँ आने लग गई हैं। पता है कि नहीं पता? जो मोटरसाइकिलें हैं उनका एवरेज 100 के आसपास है आजकल। हम लोग जब चलाते थे मोटरसाइकिल तो हमें याद है एवरेज जो होता था 45, 50, 55 इतना चलता था। अब तो खैर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो बात ही ख़त्म है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बढ़ते बढ़ते वो 100 तक आ गया है। हमारे देखते देखते वो एवरेज जो है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया। अभी कल किसी कार का ऐड देख रहे थे हम, तो उसमें कार का एवरेज पेट्रोल में वो 27-28 का बता रही थी लड़की जो ऐड कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कार का एवरेज जनरली 10-12 का होता है पेट्रोल में। अब वो बढ़ करके देखो यहाँ तक ले गए ये लोग। तो एवरेज क्यों बढ़ा रहे हैं? एवरेज बढ़ाने का रीज़न क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने का रीज़न क्या होता है कि हम कम यूज़ करेंगे, कम यूज़ करके ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगा। पानी कम यूज़ करते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कम यूज़ करोगे तो इसका रिजर्वायर लंबे समय चलेगा, लाइफ सस्टेन रहेगी। अब लोग कहते हैं हमारे पास पैसा, हम खरीद लेंगे, तुमसे मतलब। तो पैसे से तुम पेट्रोल खरीद सकते हो, डीजल खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से बना नहीं सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? तुम पैसे से पानी बना नहीं सकते हो। पानी बनने की एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी नेचुरल प्रोसेस से उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी वो लंबे समय चलेगा। लोग घमंड मारने लगते हैं ना, मेरा तुमसे मतलब। नहीं समझ में आ रहा है? हम कम एवरेज की गाड़ी यूज़ करें तुमसे मतलब हम डलवा रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं कि जिस पैसे से तुम वो डलवा रहे हो उससे तुम बना नहीं पाओगे, क्योंकि बनाने में फॉसिल फ्यूल हैं, ये बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, लाखों करोड़ों साल लगे हैं, तब जाकर के ये बना है। तो इसको बचा के ही आप यूज़ करो, बचा के यूज़ करो भाई, जब तक आप उसको यूज़। इसलिए अब रिन्यूएबल सोर्सेज की बात हो रही है, फ्यूल है ना, लिक्विड हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। लिक्विड हाइड्रोजन है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहना यूज़ करिए। तो हाँ, तो कुल मिलाकर के ये हाइब्रिड फ्यूल यूज़ करने की बात हो रही है। पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है कि भैया उसको मिथेनॉल, भाई मान लो पेट्रोल 1 लीटर था, उसमें 1 लीटर आपने वो भी मिला दिया, जो भी रेशो होता हो हमें नहीं पता, लेकिन मिला करके 2 लीटर बना कि नहीं बना। अब सोचो 1 लीटर की जगह तुमको 2 लीटर मिल गए हत्ते पे। समझ में आ रहा? ऐसे में तुम 2 लीटर पेट्रोल खरीदे, ऐसे में तुमने 1 ही लीटर खरीदा। 1 लीटर क्या लग गया बताओ? इथेनॉल लग गया कि नहीं लग गया? तो ये सारी चीज़ें, जैसे सुपर कंडक्टर है। अब कई बच्चे पूछने लगते हैं सर सुपर कंडक्टर की ज़रूरत क्या है? बढ़िया तो चल रहा है सब। तो बात बढ़िया चलने की नहीं है, बात कितने दिन चल रहा है ना। बात कितने दिन चल रहा है। लंबे समय तक बचा के रखना है तो कितने दिन का नहीं, लंबे समय के हिसाब से सोचना पड़ेगा। भाई आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है हमारे घरों तक, जो सप्लाई आती है, उसमें लाइन लॉस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा वो फलानी कंपनी घाटे में है, इलेक्ट्रिसिटी वाली। घाटे में होने का, लोग बिल नहीं दे रहे हैं, वो एक तो अलग रीज़न हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो जाओगे बिजली काट दोगे, काम खत्म हो जाएगी। लेकिन मेन लॉस जो उनका होता है वो लाइन लॉस होता है। एक्चुअली जो लाइन के थ्रू चल करके आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो बीच में लॉस होते हैं, बीच में लॉसेज होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लॉसेज हैं, है ना। एक लॉस ये भी होता है कि हीट डेवलप होती है, एनर्जी का लॉस होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं। तो लाइन लॉसेज जो होते हैं उनको भी कम करना होता है।
तो मेरे कहने का मतलब जैसे मान लो कोई कंडक्टर ऐसा जिसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो एक प्रकार का एनर्जी का लॉस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो पता चल गया कि अगर रेजिस्टेंस है हीट डेवलप करेगा, और हीट डेवलप करेगा तो क्या होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, अपनी एनर्जी क्या होगी, बोलो ज़्यादा खर्च होगी। अगर सुपर कंडक्टर यूज़ करने लग जाएँ तो क्या होगा, ये समस्या कम हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि सुपर कंडक्टर जो हमको है वो नेगेटिव में टेम्परेचर में मिल रहे हैं, और वो नेगेटिव भी इतना नेगेटिव कि जो हम प्रैक्टिकली बना नहीं सकते। अरे 5 डिग्री 10 डिग्री पे भी मिल जाए तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी बड़े प्रयास में लगे हैं साइंटिस्ट, एलॉयज़ बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एलॉयज़ चल रहे हैं कि भाई कौन सा सुपर कंडक्टर बन सकता है। लेकिन आजकल सुपर कंडक्टर ज़्यादा काम सेमी कंडक्टर में हो रहा है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस एक लिमिट के बाद बहुत कम हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत तेज़ जो है जब करंट एक्सपोनेंशियली फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए देखा होगा जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो नई बन रही हैं, जितने भी वो बन रहे हैं, सब सेमी कंडक्टर बेस्ड बन रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया सेमी कंडक्टर का हब बनाने के लिए इंडिया को, मतलब बड़ी बात है, क्योंकि चाइना अब तक हब होता था। अब ये कि अगर वो 2-4 साल 5 साल में उसका इफेक्ट दिखने लग गया तो चीज़ें आपको देखेंगे कितनी सस्ती हो गई। भाई आप जो कंप्यूटर की प्लेट है वो चाइना से इंपोर्ट होती थी, इंडिया में बन जाएगी तो उतनी रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 10-20% तो सस्ती हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेमी कंडक्टर का यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है बताओ, कम होता है, सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, आईफोन बहुत अच्छी चीज़ है, अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं, हर आदमी नहीं खरीद सकता है। बात समझ रहे हो ना, हर आदमी नहीं खरीद सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सुपर कंडक्टर बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि एनर्जी का लॉस कम हो। एनर्जी का लॉस कम होगा तो उस एनर्जी को हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। भाई हर चीज़ कम हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करेंगे या इस टाइप के फ्यूल यूज़ करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। समझ में आ रहा है, पॉल्यूशन कम होने से लंबे समय भी चलेगा। कई फ़ायदे एक साथ हैं, समझ में आ रहा है, कई फ़ायदे एक साथ होते हैं। आप एक चीज़ का कुछ करते हो, सुधार करते हो तो उससे कई चीज़ें सुधर जाती हैं। वो भी राइट टाइम, वो भी राइट टाइम, वो भी राइट टाइम, तुरंत सब सुधर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई एक चीज़ लगती है कि यार ये फर्जी है, लेकिन उससे क्या होता है बोलो, आगे तक की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सही हो जाती हैं। इसलिए सुपर कंडक्टर के पीछे जो लॉजिक है करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर इतने माइनस टेम्परेचर पे बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, तो वो प्रयास इसलिए चल रहा है कि शायद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कंडक्टर बनने लग गए तब तो आप सोचिए बल्ले बल्ले, तब तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट में लगाया, बात खत्म, फिर दोबारा खर्चा नहीं होना है। भाई लॉस होना ही नहीं है और एनर्जी लॉस होगी नहीं, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नाम है देखो उसमें ग्राफ बना हुआ सुपर कंडक्टर का, ये ग्राफ थोड़ा सा हमारे हिसाब से बना लीजिएगा, तो बुक में से छपा हुआ है। ग्राफ ऐसे बनता है, ये जो ग्राफ होता है बेटा, ये इस प्रकार से सिग्मोइड शेप का ऐसे होता है। रेजिस्टेंस का ग्राफ टेम्परेचर के साथ है, ये उसने एकदम सीधा खड़ा कर दिया है, तो सीधा ना हो के हल्का सा कर्व होता है, ये ग्राफ हल्का सा कर्व होता है, उन्होंने सीधा खड़ा कर दिया एकदम, ग्राफ ऐसे होता है। बढ़ता है ना। अच्छा, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ फॉल करती है। ये ग्राफ कहाँ पे बनेगा, इंसुलेटर और हाँ बात नहीं करें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये ग्राफ बनेगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो है
सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की। अच्छा, इसमें एक कलर कोडिंग है, तो वो ऐसी टॉपिक है, वो अपने अगले टर्न पे पढ़ाएंगे, इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, शुरुआत के 2 एग्जाम्पल जो हैं ये अपने को पहले करने हैं। शुरुआत के 2 एग्जाम्पल जो हैं वो अपने को करने हैं, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये चार्ज की डेफिनीशन वगैरह पे हैं, है ना, ये जो है चार्ज की डेफिनीशन पे है। हो गया। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया है 4+। अब इन्होंने कहा है कि सबसे पहले ही क्वेश्चन को मैं ब्रेक करके समझाऊं, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट आपको चार्ज निकालना है और दूसरा पार्ट आपको कांस्टेंट करंट निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है? और कहाँ से कहाँ तक, 5 सेकंड से लेकर के और 10 सेकंड के बीच में निकालना है। 5 और 10 सेकंड के बीच में निकालना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 और 10 सेकंड के बीच में निकालना है। पहली बात हमको चार्ज निकालना है, दूसरा हमको कांस्टेंट करंट निकालना जो इसको रिप्लेस कर सके। क्यों? तो देखो भाई, आई का फॉर्मूला होता है dq/dt, क्यों, इज इक्वल टू कितना 4 + 2t²। इसको यहाँ ले आओ, ये क्या मिल जाएगा भाई, dq बराबर क्या है 4 + t2 dt। इसका इंटीग्रेशन 0 से q, इसका इंटीग्रेशन 5 से 10। ये q बराबर है, अब यहाँ पर क्या होगा 4 dt + 2t² dt, ये 5 से 10, q बराबर है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 4 है, dt का इंटीग्रेशन t है, प्लस यहाँ पे आएगा 2, t³ 3/3 है, ये आएगा 5 से 10, तो q बराबर है 4 और ये आएगा 10 - 5 प्लस यहाँ पे आएगा 2/3, 10³ - 5³ यही तो होगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये रख देंगे, तो ये आएगा 4 इंटू ये आ जाएगा 5 + 2/3 और ये आ जाएगा कितना 1000 - 125। तो ये क्या आएगा, Q बराबर है 20 + 2/3 और ये आएगा आपका 875। यहाँ से इतने कूलम का चार्ज निकल आया। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला आंसर तो ये हो गया। 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। पहले आपको Q निकाल लेना है और दूसरे वाले पार्ट में I निकाल लेना है। और उसके लिए यहाँ पर Q की जगह क्या लिखोगे, I∆T लिख दोगे। Q की जगह क्या लिख दोगे बच्चा, I∆T लिख दोगे। Q की जगह क्या लिखोगे, I∆T लिखोगे।
हो गया। यहाँ से डेल्टा टी कितना है 5, भाई 5 से 10 सेकेंड का अंतर है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे 5, पूरे को 5 से डिवाइड कर देना, क्या निकल आएगा बताओ, करंट निकल आएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा? चलिए तो आज इतना रखें।